समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। 4 पार्ट उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन करना कुछ रह गया था। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ थियरी में कर दे रहा हूं, इलुस्ट्रेशन के पर्पज से भी, और दूसरा आपको यह कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि जब मैं एक चैप्टर कर रहा हूं तो मुझे एनसीईआरटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो मैंने कर दिया। सेल्फ रीडिंग के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो यह अच्छा बात है। इधर उधर जो समय व्यर्थ करेंगे उससे बढ़िया है कि जो आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस में जो किताब दिया गया है उसको आप थ्रू आउट रीडिंग मल्टीपल टाइम्स कीजिए। पढ़ाई एक रेपिटेटिव प्रोसेस है। दूसरा, मैं जो बता रहा हूं, मैं ध्यान ये रख रहा हूं कि आपसे नीट का जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मेरे पास 37 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो मैं वहां से भी कुछ क्वेश्चंस इस तरह का ले रहा हूं जो मुझे पता है कि इस टाइप वाले में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, और मैं स्पेशली उसको मेंशन भी कर दूंगा कि यह नीट से आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं। और एनसीईआरटी से कैसा भी क्वेश्चन हो मैं उसको जरूर ले लूंगा, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को, और उसमें जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज अगर करने की आवश्यकता होगी तो वह अभी मैं कर दूंगा। चलिए, तो लास्ट में मैंने 1.2 तक आपको बताया था। अब इससे जो रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड जो है, अब 1.7, क्वेश्चन नंबर 1.7 आपको बोर्ड पर यहां पर दिख रहा है, मुझे एक बार स्क्रीन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो 1.7 में क्या बता रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक लेंस से मैग्नीफाइंग ग्लास से मेजरमेंट ले रहा है, और उसने 20 ऑब्जर्वेशन लिया। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और उसका एवरेज, हाँ, एवरेज विड्थ उसने कितना पाया? 3.5 mm। यहां तक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, मैं यहां से नीचे बताऊंगा। तो आपसे पूछा जा रहा है रफ एस्टिमेट कि थिकनेस कितना होगा। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू थिकनेस कैपिटल डी कितना है? कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 3 नहीं, 20 ऑब्जर्वेशन 3.5 mm। ठीक है, मुझे बताना है कि एक्चुअल कितना होगा, जबकि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन इसका 100 है, तो एक्चुअल कितना होगा? 100 टाइम्स लेस होगा। डी बाय मैग्निफिकेशन होगा इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 100, इतना mm हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 3.5 इंटू सिग्निफिकेंट डिजिट आपका चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, यहां भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। मिलीमीटर और मीटर, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका अपोजिट में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, इतना मीटर। आपके बुक में इसका आंसर होगा, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहता, मुझे आंसर इसका याद नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा इसको मैच करना चाहता हूं जल्दी से। ठीक है, तो यही चीज आपका लिखा हुआ है, इसको पॉइंट में करके दिया हुआ है, 0.035 mm, 0 मीटर, है ना? क्या कर दिया मैंने, इतना 3.5 डिवाइडेड बाय 100 mm है, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻2 mm हो गया ना, -2 हो गया। यह mm में है, यह भी mm में है। आंसर भी आपका mm में दिया हुआ है, अगर मीटर में होता तो 10⁻³ से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? साधारण चीज है, आपने अपने छोटे कक्षा में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.9। समझ में आया ना? इसमें कुछ है नहीं, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है यही आपको समझना है कि अगर हम एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा। यहां पर आप देख लीजिए, यह 1 से छोटा नंबर 0 से शुरू हो रहा है, यह 0 काउंट नहीं होगा, नॉन जीरो नंबर 3 है, इसके बाद सभी डिजिट काउंट होंगे, 3 और 5 तो 2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
मैं क्वेश्चन नंबर 1.9 लेना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी कारण से यह रिपीट हो गया है। मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रख रहा हूँ वो रिपीट हो जा रहा है। 1.7 और 1.9 रिपीट हो रहा है। मैं बुक से ले लेता हूँ क्वेश्चन 1.9। क्या है कि एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, फोटोग्राफ का एक्चुअल एरिया, ये 1.9 है, ठीक है ना। 1.9 फोटोग्राफ का एक्चुअल एरिया दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैग्नीफाइड एरिया को देखेंगे। मैग्नीफाइड एरिया, इसको एक फिल्म है, इस पर इसको प्रोजेक्ट जब करते हैं थिएटर में, जो प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कितनी गुना से बढ़ गया, तो वह भी दिया हुआ है आपको। कितना है 1.5 mm, 1.55 मीटर स्क्वायर। यूनिट पर ध्यान देंगे, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे होता है किसी इमेज में, वो आप ध्यान देंगे। अगर यह ए है, यह बी है, और यह लीनियरली फोटोग्राफिकली अगर मैग्निफाइड होता है तो किस तरह से हो जाएगा, यह ए जो है ए एक्स हो जाएगा और बी जो है बी एक्स हो जाएगा। दोनों बराबर रेशियो में होगा। फोटोग्राफिकली जब जूम करते हैं आप, मोबाइल पर जब आप जूम करते हैं तो उसका रेशियो दोनों साइड, हर एक साइड में उसका एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन किया जाता है ना, नहीं तो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो वही है कि A:B रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। जो मैग्निफिकेशन जितना लेंथ में होगा उतना ही ब्रेड्थ में होगा। तो वही मैंने किया कि मान लेते हैं कि अगर x टाइम्स और x टाइम्स यू हुआ होगा तो न्यू एरिया जो है AB x स्क्वायर हो गया। शुरू का एरिया कितना था AB, AB इज मैग्निफाइड टू AB x स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ AB x स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB, मतलब x स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ये जो रेशियो है यह x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्निफाइड एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेकिन यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पर इसका अंडर रूट ले लेंगे या इस पर टू द पावर 1/2 कर लेंगे, जो भी इसका वैल्यू आएगा। अब सिग्निफिकेंट डिजिट का हमको ध्यान रखना है। यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 3 है, यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 3 है। तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 3 होगा। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल, कैलकुलेटर भी रखना होगा। मोबाइल में मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए। सीखना यहां पर यह कैलकुलेशन नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट सीखना है। डिवाइडेड बाय 1.75 अंडर रूट टू द पावर 0.5, तो 0.941 0.9411 9411 ये किसका वैल्यू आ गया, इसका। 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴, अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100। तो पॉइंट का वैल्यू मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 94.11। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 9411। सिग्निफिकेंट डिजिट, सभी सिग्निफिकेंट डिजिट है कितना है 4 है। लेकिन कितना सिग्निफिकेंट डिजिट अलाउड है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों में से मिनिमम। तो मिनिमम क्या, दोनों बराबर ही है। तो यहां पर भी आंसर 3 डिजिट में ही होगा। तो इस 1 को मैं 1 रहने दूं कि 2 कर दूं, तो आप देख लेंगे इसके बाद का जो नंबर है अप्रोक्सीमेशन में मैंने बताया था आपको, शायद पार्ट 3 होगा या पार्ट 4 में। तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा है, यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
तो इसको सिग्निफिकेंटली जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 94.1। इसका आंसर मुझे ध्यान में है, इतना ही दिया हुआ है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। 94.1 ये सही है। 1.9 के बाद अब आगे बढ़ेंगे 1.11, यहां मैंने लिख करके रखा है, इसमें दिक्कत नहीं है। 1.11 चलिए ठीक है। क्या है इसमें दिया हुआ, कि लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस इसका दिया हुआ है, ठीक है, तीनों डायमेंशन दिया हुआ है। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगेन सिग्निफिकेंट डिजिट सिखाने का आपको भरपूर प्रयास किया गया है, सीखिए यहां पर, है ना। जहां भी दशमलव का लगे, पॉइंट का लगे आपको कि सर ये तो मतलब कंफ्यूजन से भरा हुआ है, या तो आप वीडियो को रिपीट देखिए या मुझे पूछिए क्वेश्चन, तो मैं उन क्वेश्चंस को एक डाउट करके मैं प्लेलिस्ट शायद बनाया है मैंने या नहीं बनाया है, बना दूंगा उसमें फीडबैक करके। तो एक प्लेलिस्ट है डाउट का, मुझे पता नहीं मैंने रखा है अभी या नहीं, जोड़ देंगे नया प्लेलिस्ट आपके लिए। इन क्लासेस को मैं लाइव भी कर दूंगा, है ना। अभी क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में चाहता हूं कि एटलीस्ट आप डेमो देखिए कि किस तरह का कंटेंट हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ना, और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, कंटेंट रहने वाला है और मैं भी रहने वाला हूं। चलिए 1.1, तो तीनों डायमेंशन आपका दिया हुआ है। 1.11 एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा मैं, अरे ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ ही है कि किस लिए मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, डिजिटली लिखा हुआ है। लेंथ का वैल्यू 4.234 मीटर ही होगा सब, मीटर 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 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इसमें ये चीज, मैं जब शुरू में देखा था ना तो मेरे से भी एक आध चीज मीटर सेंटीमीटर का छूट जाता था, लेकिन अब मैं अलर्ट हो गया हूं। लेंथ ब्रेथ सेंस थिकनेस एच लिख दे रहा हूं, है ना, ज्यादा फेमिलियर होता है। 2.01 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, यह है किस शेप का, रेक्टेंगुलर सीट मतलब कि क्यूबॉइड शेप का है। पूछ क्या रहा है, गिव द एरिया, पहले एरिया निकालेंगे। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, हिंदी वालों के लिए घनाभ का एरिया क्या होता है, तो सभी सरफेस को जोड़ लेंगे, 6 सरफेसेस हैं, आमने सामने का सरफेस जो है उसका बराबर ही एरिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इसका सभी का कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, LB BH HL। हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट देख लेंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 है, 4 है और इसमें 4 4 और इसमें 3 है, मतलब कि फाइनली डोमिनेट करने वाला है ये 3। चलिए देख लेते हैं, और इसको भी आप सही कर लीजिए अभी, नहीं तो ये बाद में परेशान करेगा। 10⁻⁻² मीटर, सभी को सेम यूनिट में कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 4.234, अगेन कैलकुलेटर निकाल लीजिए। B 1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01 इंटू, कैमरा में कवर हो रहा है, ओके, 10⁻⁻², ओके छोटा सा करके लिख दूं, HL में फिर यह हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं 2.01 इंटू 10⁻² इंटू लेंथ, लेंथ कितना 4.234। तो यह अगेन आप अपने कैलकुलेटर पे फटाक से कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। सिग्निफिकेंट डिजिट 4 and 4, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 and 3, तो यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनली मेरा कितना रहने जा रहा है 3, यहां पर कितने रहने जा रहा है 4, यहां पर कितना रहने जा रहा है, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पर तो 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर जब ऐड करेंगे तो वहां पर पॉइंट के बाद का जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं, और फाइनली जो इसका सम आएगा उसमें नहीं, उसको तो सम कर लेंगे बस। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए फोन से, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। 4.234
इंटू 1.005, 1.255, कितना, 4 डिजिट लिखना है ना, हाँ 4 डिजिट तो हो गया। उसके बाद 1 है, 1 को ड्रॉप कर देंगे, प्लस अगेन दोनों में अब 3 ही डिजिट होने वाला है, 1.005 इंटू 2.01, 2.020, ठीक है। तो 2.02, उसके बाद 0 लिखा हुआ है तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, क्योंकि 3 ही डिजिट में मुझे लिखना है। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.01 इंटू 4.234, 8.510, उसके बाद 3 है तो 8.51 तक ही लिखना है, क्योंकि 3 ही डिजिट होना है। 8.51 इंटू 10⁻⁻²। अब इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, यह जो जुटेगा इसमें दशमलव के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, आप देख लीजिए ये कहां आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा ना, 0202 प्लस यह हो जाएगा 0.0851। यहां से आपने जोड़ना भी सीख लिया। मैंने सोचा था कि इसको अलग से बताऊंगा जोड़ना, लेकिन जरूरत तो सबका एक साथ ही पड़ गया। चलिए, तो यहां पर कहां तक जुटेगा, यहीं तक जुटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मिनिमम डिजिट को हम मुझे लेना है, 3 डिजिट, 3 डिजिट मतलब यहीं तक लेंगे, है ना। चलिए तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 255 में 20 जुट गया, हाँ 255 में 20 जुट गया, और यहां पर 85 जुट गया, 85 और 20, 105, 105 इसमें जोड़ लीजिए, तो 100 जोड़ लेंगे तो 355 हो गया, 5 और जोड़ लीजिए 360 हो गया, मतलब कि 2 इंटू 4.360। आंसर कितने में होगा, 3 में ही होगा, हाँ नहीं आंसर 3 में ही होगा। इसको वैल्यू को निकाल लेंगे, कितना हो गया, 8.72 आपका आंसर हो गया। कितना नंबर था, 1.11, 8.72। यहां पर आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही होगा, है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में यहां पर आंसर होगा। जोड़ने के बाद 3 डिजिट में आ रहा है ना, नहीं इसका 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट में आना चाहिए, फिर इसको एडिशन कर रहे हैं, 8.720 होगा इसका, है ना, 4 डिजिट में होगा इसका आंसर, लेकिन 0 को एनसीईआरटी ने ड्रॉप कर दिया है किसी रीजन से, लेकिन 8.720 होगा। चलिए अब हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होने जा रहा है, कोई एडिशन वगैरह का बात नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू LBH, सिग्निफिकेंट डिजिट पहले ही सतर्क हो जाएंगे। L में कितना है, 4, गिन लीजिए 4, B में कितना है, 4, H में कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3, मतलब आंसर में कितना हो जा रहा है, 3। लिख लीजिए इसको, 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, और यह आंसर हो गया मीटर क्यूब में। एक कैलकुलेटर मुझे साइड में रखना पड़ेगा, मोबाइल में टाइम ज्यादा लग रहा है। 4.2 इंटू 1.005, मेरे हाथ में चौक लगा रहता है ना, तो इसके कारण से जल्दी से होता नहीं है। 0.0855289,
0.0855289, लेकिन इसको लिखेंगे किसमें? सिग्निफिकेंटली लिखेंगे, 3 में होगा आंसर। तो 1, 2 और 3, या 5 होगा या 6 होगा, यह डिसाइड करता है इसका नेक्स्ट डिजिट। यह तो क्लियरली 5 से लेस है, तो ड्रॉप ही करना है। 0.0855 सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 3 है। यही आपका आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी में साइंटिफिक लेवल में दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया है। चलिए ठीक है, इसी तरह से दिया है। अगर लिखना हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे लिखते हैं पता है ना? सिंगल डिजिट में लिखेंगे 8.55, मतलब ये डेसिमल के पहले सिंगल ये होगा 8.55, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, इंटू 10 टू द पावर, देख लीजिए यहां पे पहुंचाया है ना, तो 1, 2, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का यह तरीका हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। यह कौन सा क्वेश्चन किया मैंने? 1.11 किया। 1.11 के बाद आपसे हो जाएगा 1.14। देखिए कहां था, चलिए 1.14 देखिए। आप आपके एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी में। मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी के लिए आपको फिर अलग से कुछ सोचना पड़े ना। एनसीईआरटी तो मैं करा दूंगा, और मैंने ध्यान रखा है कि नीट का भी सारा ही क्वेश्चन आपसे चैप्टर वाइज बन जाए। अगर आपको जरूरत नहीं है नीट का तो आप मत बनाइएगा, लेकिन अगर नीट का भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा, क्योंकि नीट का स्तर एनसीईआरटी के लेवल का है। लोग कहीं पर जाए, कोटा दिल्ली कहीं पर, लेकिन उसमें जरूरत मात्र एनसीईआरटी लेवल का हो रहा है। आप नीट का जो बुक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख लीजिए, लास्ट 37 ईयर का देख लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, गुमराही में मत जाइए आप। चलिए 1.14 क्या है क्वेश्चन आपको तो वहां स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10। The size of hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? Correct? क्या पूछा उसने? वॉल्यूम पूछा। अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, उसका होल क्यूब। यह क्या है? एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम है। मुझे किसका निकालना है? 1 मोल का। 1 मोल में कितना हाइड्रोजन एटम होगा? 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आपको याद रखना है कि 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आप बताइए कि 10 टू द पावर 23 हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा करने पे कितना लिखा हुआ है? वो महासंख तक जाना पड़ेगा। महासंख में कितना जीरो होता है? इकाई दहाई सैकड़ा पूरा पढ़ने जानते हैं आप लोग? करोड़ के बाद अरब के बाद खरब के बाद जानते हैं? खरब के बाद क्या होता है? तो यह महासंख से बड़ा हुआ, महासंख से बड़ा संख्या है ये। यह 6022 महासंख लिखा हुआ है। पूरा एक बार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। तो महासंख में 10 पर पावर 20 होता है, और यह 10 पर पावर 23 है। तो 10 पर पावर 20 को हटा लीजिए, उसके बाद भी तो 10 पर पावर 3 बचा, 1000। यह 1000 महासंख है लिखा हुआ, और यहां पर 6.022। इतने से हाइड्रोजन एटम, इतना सा हाइड्रोजन एटम का वजन मुश्किल से 1 ग्राम होता है।
एटम बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल में 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम में इतना एटम्स होता है जितना कि यह कितना बड़ा संख्या है आपको अंदाजा नहीं होगा। अपने पूरे ब्रह्मांड में जो तारों की संख्या है वह इससे कम है या इसके आसपास का है। पूरे ब्रह्मांड के तारों को अगर मिला दें, एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में 10 पर पावर 11 तारे सितारे हैं और आकाश गंगाओं की संख्या 10 टू द पावर 11 है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 22 आता है। मैं एक ऑर्डर ज्यादा लेकर के चल रहा हूं तो भी 10 टू द पावर 23 के बाद भी यह बच गया, जो कि लगभग 10, इसको 10 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 10 आ जाएगा। यह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 24 का है, 23 का नहीं, 24 का है, क्योंकि ए का वैल्यू 5 से ज्यादा है। समझ में आया कुछ? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे अपना कैलकुलेटर निकाल करके। जो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? चूंकि यह 1 से छोटा संख्या है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे डेसिमल के पहले का, डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर है तो 1 यह काउंट हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.1415 बहुत लंबा होता है, लेकिन चूंकि यह मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या जितना आप मेजर्ड वैल्यू आपका रेडियस का है, वॉल्यूम का इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कीजिए मल्टीप्लाई, मोबाइल निकालिए, कीजिए मल्टीप्लाई। 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू इंटू 0.125 इंटू 6.022। अब 10 को हैंडल कर लेंगे। यह 3.15 आ रहा है, अब 10 को पावर को हैंडल कर लेंगे। 3.15 इंटू 10 टू द पावर -30 और यह आ रहा है 23, तो 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। 1 मोल का इतना आ रहा है। आंसर कितने में होगा? ओनली 1 डिजिट में होगा, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो मल्टीप्लाई करने पर भी यह ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो जाएगा। जितना एक्यूरेसी में आपने नापा किसी चीज को, इससे ज्यादा एक्यूरेसी मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ, तो इसका आंसर कितना जगह है? इसको सिग्निफिकेंटली, इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए। लिखना है एक ही डिजिट, लेकिन इसके बाद 1 दिया हुआ है तो 1 5 से छोटा है, क्लियर आंसर है, तो 3 होगा इसका आंसर। 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। अपना एनसीईआरटी में आंसर को मैच कर लीजिए। मुझे अभी आंसर याद नहीं है ये सब का, धीरे धीरे करते करते ये सब याद ही हो जाएगा। 3 चलिए उसी फॉर्मेट में भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट यह कौन सा हो गया? 1.14 हो गया। अब शायद लास्ट ही है इस सेगमेंट में। 1.15 भी हो जाएगा और 1.12 भी हो जाएगा आपसे। चलिए 1.15 कर लेते हैं, या तो इसी से रिलेटेड है। हम्म, 1.15 दिख रहा है, या तो 1.12 है। 1.14 गलत कर दिया मैंने। चलिए 1.15 यहां पर है। देखिए क्या लिखा हुआ, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? क्या होता है एसटीपी और क्या होता है एनटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? क्या यह दोनों सेम है? सामान्य ताप दाब बोलते हैं ना हिंदी में। और तो देखिए एसटीपी में टेम्परेचर कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर एनटीपी आएगा, नॉर्मल का आएगा, तो वो लगभग 25 डिग्री 30 डिग्री आता है। ये इसी का डिफरेंस है और सब कुछ सेम रहता है। तो यहां पर दिया हुआ है एसटीपी, टेम्परेचर इसका दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन? टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज दिया हुआ है। व्हाई इज द रेशियो सो लार्ज? ओके, मोलर वॉल्यूम पहले निकालेंगे। रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, पहले मोलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए एसटीपी पर किसी भी गैस को जब आप रखिएगा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर।
फिक्स वैल्यू है ये। मोलर वॉल्यूम at STP is 22.4 liter, which is equal to 22.4 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। यह आपको धीरे धीरे याद कर लेना है दिमाग के अंदर में। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन के अंदर चला गया। 22.4 भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, अंदर चला गया। नीचे लिख दे रहा हूं मैं। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, जिसको कि बोलते हैं 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू, यह याद रखिएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है, या फिर यह होता है 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। यह सब इक्वल वैल्यू है। आप इसका चेंज करके, यूनिट चेंज करके एक बार जस्टिफाई कर लेंगे। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यह पहले से 10 टू द पावर माइनस 3 था, -3 + 6 इज इक्वल टू +3, यही वहां लिखा हुआ है। 1 लीटर इज इक्वल टू इतना होता है। कोई एक चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरे को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। इसको क्या टर्म दिया है इन लोगों ने? एटॉमिक वॉल्यूम ही टर्म दिया है। ओके, एटॉमिक वॉल्यूम भी निकालेंगे तो टोटली मोल का निकालेंगे, कितना आ जाएगा? एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम है कि मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। चलिए ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है? 6.022 इंटू 10 पावर 23, मैंने बताया था 1 मोल में इतना होता है, इंटू, अगेन इसको मान के चलेंगे कि हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में है, जिसका कि रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4/3 पाई r क्यूब, 10 टू द पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसका क्यूब। अपना कैलकुलेटर घुमाइए और आंसर लिखिए। ध्यान क्या रखना होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट जब पहले रेडियस का दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम में कितना है? 1 है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होना चाहिए? 1। नहीं होगा तो क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो 25.22 आया, और 10 को हैंडल कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस 10 टू द पावर -30, तो क्या बचेगा? 10 टू द पावर -7। ठीक है, यह क्या आया? मीटर क्यूब आया। लेकिन मुझे तो सिग्निफिकेंटली लिखना है इसको, एक ही डिजिट होगा इसमें। तो आप देखिए 2 एक ही डिजिट में लिखना है मुझे, 5 नहीं हो सकता है। 5 को क्या करूं मैं? 2 को क्या करूं? 3 लिख दूं कि 2 लिख दूं? 5 का रूल क्या है? अगर 5 आया तो 5 के पहले का डिजिट देखेंगे। अगर यह इवन डिजिट है तो वैसे ही छोड़ देंगे, अगर यह ऑड डिजिट है तो 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि 25 तो बाउंड्री पर खड़ा है 20 और 30 के। चलिए, इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब, यह सिग्निफिकेंटली मैंने लिख दिया। अब इसमें पूछा गया था इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एक आपको आइडिया लगने के लिए कि 1 मोल जो आप सब्सटेंस लेते हैं उसका वॉल्यूम क्या है और एक्चुअल मटेरियल कितना जगह घेर रहा है, उसका एक आइडिया होने के लिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। और थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कर रहे हैं तो वो भी कर लीजिए। चलिए, तो कितना आया? कितना लिखा हुआ है? 22.4। यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट, अच्छा ठीक है, यह तो डायरेक्ट एक फैक्ट है। इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू, सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होगा। तो 11.2
इंटू 11.2 इंटू 10⁴, ठीक है ना। ओके, तो कितना आ रहा है यह रेशियो? ठीक है, इसे रेशियो का तो एक अंदाज लगना चाहिए। तो लगभग ये कितना आ रहा है? 1,00,000 गुने आ रहा है। 10⁻, कौन सा 15, 10⁴ आ रहा है इसमें। एक जीरो कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने? 22 लीटर सही है। 22.4 इंटू 10⁻³ ये भी सही है। एटॉमिक वॉल्यूम 6.022 इंटू, ये कैलकुलेटर में मैंने कहीं पर लग रहा है एक डिजिट को बढ़ा दिया है। 6.022 इंटू 4 इंटू π/3 10⁻⁷ तो 2 इंटू, हाँ ये मैंने गलत कर दिया ना इस जगह, कर दिया। तो यह, इसको मैंने 2 लिखा, तो यह 2 मतलब इधर में तो 25 को 2 थोड़े ना लिखेंगे, 25 को या तो 20 लिखेंगे या तो 30 लिखेंगे। ये 2 और 0 भी था, तो 0 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, 6 आ जाएगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ रहा है? अगर 1 डिजिट में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, 1 में इसको लिखना होगा, तो यह कितना हो जाएगा? इसके बगल में 1 है, तो यह एक ही डिजिट में लिखना है, इसके बाद 1 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 5 रहता तब तो कंफ्यूजन होता है, इसको सिंपली ड्रॉप करेंगे, 10 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंटली कितना हो जाएगा? 10⁴। क्यों हुआ 10⁵? और यहां पर सिग्निफिकेंटली ये 10 हो गया, 1 0, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली 1 हुआ, उसको मल्टीप्लाई किया जो 10⁴, जो कि आपके आंसर में भी दिया हुआ है। समझ में आया? मैं सभी चीज को एक एक करके बता रहा हूं, यह क्वेश्चन आपको खुद से करना था, लेकिन हो सकता है कि इससे आप इतना नहीं निचोड़ पाते, इतने सारे स्टेप में सीखने का मौका मिलता है। एक एक स्टेप को आप एकदम लॉजिकली देखिए, एक भी चीज अगर मैं फोर्सफुली कर रहा हूं तो आप उसको रोकिए कि सर यहां पर यह कंफ्यूजन है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपको पूछना है। चलिए ठीक है, 1.15 हो गया। एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन यूज तो मैंने किया ही, कितनी बार किया, लगभग आपको आइडिया भी हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखिए। एक एग्जांपल मैं खुद से ही ले लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो मैं कर देता, नहीं दिया हुआ। 6.3, हाँ ये आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैं चाहता हूं ना जोड़ करके आपको दिखाने के लिए, एडिशन का हाँ आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक। चलिए, आसान है ये सब चीजें, है ना। लेकिन क्या है, जब आप नया नया होते हैं तो सब कुछ आपको नया रहता है, मुझे नहीं याद रहता है, तो आपको कैसे याद रहेगा? सब कोई भूलते हैं, सब कोई है। याद किसको रहता है? जो उसको रिपीट करते हैं। हनुमान चालीसा किसको याद रहता है? जो रोज बोलते हैं उसको याद रहता है, और जो नहीं बोलते हैं उसको याद नहीं रहता है। बस इतना सा ही बात। आपका लगन है तो आप उसको 10 बार कीजिएगा, फिर आपको वो याद ही हो जाएगा। पहले कंसेप्ट से सीखा, अब बाद में जहन में उतर गया। चलिए, अब देखेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ यहां लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है ठीक है, अच्छा बोल, दिख रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कवर कर रहा है कैमरा? हाँ कर रहा है। सिग्निफिकेंट डिजिट, छोटा सा डिजिट में लिख दे रहा हूं इधर, जो कि कवर कर ले, नहीं किया कवर। चलिए ठीक है। तो एक आपके एनसीईआरटी में जोड़ने का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, घटाने का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
वही हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है? 463.32 436.32 227.2 और 0.301, इसको ऐड करना है। देखिए 11वीं 12वीं में भी आपको एडिशन फिर से सिखाया जा रहा है और इसका आंसर जो आप बचपन में करते थे उससे अलग आ रहा है। बचपन में आप जब जोड़ते थे तो उसका आंसर जो आ रहा है, अगर वही जोड़ के आप 11वीं 12वीं में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? क्यों क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आंसर हमको सिग्निफिकेंटली देना है। यहां पर पहले आप बताइए 436.32, इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या जीरो को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस जीरो को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए चूंकि यह 1 से छोटा नंबर है तो इस डेसिमल के पहले का जितना भी जीरो है वह काउंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद में कोई जीरो नहीं है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर है, तो उसके बाद का अगर कोई भी जीरो आता है तो वह काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 3 2 5 है इसमें, ठीक है। लेकिन जो जोड़ने का तरीका है ना सिग्निफिकेंट डिजिट में, उसमें क्या रहता है कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स है उसी के उतने तक में ही आंसर होगा। अब इस क्रम में हो सकता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट उसके कंस्टिट्यूएंट से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो यहां पर यह अलाउड है कि जोड़ने के बाद उसके कंस्टिट्यूएंट में जितना सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल आंसर में उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है, यह अलाउड है। सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो सकता है कि जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या घट गई, वह अलाउड है। क्योंकि आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद का पॉइंट जो मिनिमम है उसी के अनुसार से उतने पर ही आंसर को रोकना है। चलिए पहले अब इसको जोड़ेंगे, फिर एक सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए ये जोड़ने का सिंबल दे दिया मैंने, जोड़ते हैं इसको। 1 2 8 ठीक है, इस तरह का है या, लेकिन आंसर तो करेक्ट नहीं है, ये तो सिंपली ऐड कर दिया। सिग्निफिकेंटली इसको लिखेंगे एक ही डिजिट के अनुसार, एक ही डिजिट। अब ये 8 होगा या 9 होगा, कौन डिसाइड करेगा इसके बाद का संख्या? ये तो 2 है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसका आंसर कितना है? 663.8। आपके बुक में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर हम सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लीकेशन के जैसा सोचते तो उसके अनुसार से आंसर कितना होता। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो इसको भी हम 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने का कोशिश करते और आंसर 664 हो जाता। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह से नहीं होता है, उसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहां भी एक ही संख्या होगा बस। इसमें यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है तो फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट भी हो सकता है। एडिशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या सेम भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, और सब्ट्रैक्शन में घट भी सकता है। समझ गए आपने? आपके बुक का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। दूसरा सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम लोग, अगेन आपके बुक में दिया हुआ है। मजा आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आएगा तो सजा हो जाएगा, है ना? वैसे अदरवाइज 11वीं 12वीं इतना सुंदर क्लास है कि मैं तो जीवन में चाहता हूं दोबारा से इस क्लास को अगर पढ़ने का मुझे आराम से मौका मिलता तो मैं फिर से क्लासेस जाता और एग्जाम लिखता। कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें देखिए ना, आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को रीडिफाइन कर रहा है ये क्लास। कैसे मजा नहीं आएगा, कैसे मजा नहीं आएगा? मैं तो आम के बगीचे में भी जाऊंगा तो लेकर के जाऊंगा ये सब चीज। कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिए ना क्या क्या कहानी है इसमें।
चलिए ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन में अगेन फिर से हम लोग देखेंगे। पहला पोर्शन 0.307, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 3 है। इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 से नीचे का संख्या है, तो उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले का जो है उसको जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 307, इस जीरो को क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि नॉन जीरो नंबर आ गया डेसिमल के बाद, इसके बाद का तो सभी जीरो काउंट होगा। अगर मैं इसके बाद भी एक जीरो लिख दूं ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट का संख्या एक बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितना है? 3 है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 3 है। सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 003, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। घट गया सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसके लिए मैं 2 जीरो और लगा देता हूं इसमें। हाँ, 2 लगा देंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो जाएगा इसमें, लेकिन नहीं करना है आपको, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जैसा नहीं होता है, बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके हिसाब से आंसर एडजस्ट होता है। समझ में आया? यह बात इसमें एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, आपके लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वो उसको रीड कीजिए आप 1.3.1 में, मजा आएगा। थोड़ा बहुत बताया तो समझ में तो आया होगा ना। अब इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1.12, वो भी साथ साथ में आप देख लीजिए। तुरंत में तो याद आपको रहेगा नहीं, आप खुद से बनाइएगा, खुद से। एग्जाम के टाइम में भागादौड़ी करने से क्या फायदा? अभी से बना लेंगे तो क्या दिक्कत है? इधर उधर की किताबों को नहीं बनाना है आपको, एनसीईआरटी से बनाना है। जो कि कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी को छोड़ के बाहर से भी आता है ना, तो आप सीना ठोक के बोल सकते हैं कि जो बुक सरकार ने मुझे दिया था उस बुक को मैंने पूरा पढ़ा है। अब पूरे समुद्र तो मैं नहीं जान सकता हूं, लेकिन जो मुझे जितना सा दायित्व दिया था, जितना सा मेरे से एक्सपेक्ट किया गया था, उतना तो मैंने कंप्लीट करके रखा है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। यही तरीका ही है पढ़ने का। चलिए 1.12, मास ऑफ ए बॉक्स कुछ दिया हुआ है। अब क्या है कि मास चलिए दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि यह ओरिजिनल मास है। 2 गोल्ड पीस इतने इतने ग्राम का इसमें जोड़ दिया गया। कितना जोड़ा गया? 20.15 ग्राम जोड़ दिया गया। तो ग्राम है ना, तो उसके पहले इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो 0.0 हाँ 02015 केजी में लिख रहा हूं मैं। एक तो यह जोड़ा और एक और जोड़ा 20.15 ग्राम का, तो वह भी कितना हो जाएगा? 2017 ग्राम। अब इसको जोड़ दीजिए आप। बोल रहा है कि टोटल इसका वजन कितना होगा, टोटल मास। अब न्यू मास क्या होगा? इस तीनों को जोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। आंसर कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है? 2। सिग्निफिकेंट डिजिट पहले आप देख लीजिए। अच्छा, यह आपका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के अंदर में चला गया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जल्दी से मैं लिख दे रहा हूं, समय आपका ज्यादा नहीं बर्बाद करूंगा। 2.30 और 0.02015 0.02017 केजी में इसको ऐड करेंगे। करेक्ट? कैसे करेंगे? पहले सिग्निफिकेंट डिजिट आप काउंट कर लीजिए। इसमें कितना है? 3। कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। इसमें कितना है? 4। इसमें कितना है? 4। क्या इसको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं ना। जोड़ने में वो चीज नहीं देखते हैं। जोड़ने के बाद इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना होगा? 2 डिजिट रखना होगा। ये सही है। समझ में आया?
कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में? अच्छा है, सोचिए बैठ के, उसको सोचिए, दोबारा से उस क्वेश्चन को करके देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या कंफ्यूजन का बात है। ओके, चलिए जोड़ के देखते हैं। एक डिजिट बढ़ा के करना चाहिए, मैं टोटल ही जोड़ ले रहा हूं, लेकिन एक भी डिजिट बढ़ा के, जैसे आंसर तो मुझे पता है 2 ही डिजिट में होने वाला है, तीसरा डिजिट एक कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट करने में आपसे गलती नहीं होगा। वैसे टोटल भी कर लिए तो क्या है, ठीक है। 3 4 2 ही डिजिट रखना है, क्योंकि यहां पर तो 0 है, तो ये 4 5 नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.34। हाँ 2.34 हो जाएगा, सही है ना। 2. हाँ, क्वेश्चन क्या था, 2.30 kg और 20.15 ग्राम, 15 ग्राम हो गया, 0.020, सही है, सही। कितना केजी हो गया पहला ए नंबर में। बी नंबर में क्या पूछा है इसने कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालिए, 0.020 और इस दोनों का, हाँ बड़े संख्या से कीजिएगा, डिफरेंस पूछ रहा है, यहां पर माइनस प्लस से इसको मतलब नहीं है, या सिग्निफिकेंट डिजिट का अंडरस्टैंडिंग आपका देखना चाहता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है, 0.0000 और 2 3 4 2। तो इसके आंसर में आपका सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली 1 बचा, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं, 1 बचा तो 1 बचा। साइंटिफिक नोटेशन में कितना होगा, 2 × 10⁻⁻, कितना है, 1 2 3 4 5 पे चला गया, -5 केजी में लिख रहा हूं सर, करेक्ट। तो लगभग जोड़ और घटाव का काम आपका, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम आपका हो गया। आंसर जरा मैं मैच कर लूं, आंसर मुझे याद नहीं है। कौन सा क्वेश्चन किया मैंने, 1.12 किया, 2.3 0.02 ग्राम है, तो केजी में उतना ही होगा, चलिए ठीक है, सही है। अब एक सेक्शन मुझे बचा है आपको बताने के लिए कि टाइम कितना हो गया है इस वीडियो में, 52, टाइम तो बहुत ही हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। एक सेक्शन है जो कि मैं चाहता हूं कि आपको इसमें कंप्लीट कर देने के लिए मैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताएंगे, तो उसमें मैं नहीं चाहता हूं कि आपका मिक्सिंग हो। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। टाइप ऑफ एरर्स, एरर के बारे में थोड़ा बहुत आपके बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में एक भी प्रॉब्लम एरर्स का नहीं दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या सोचा है, यह बुक से अब हटा देंगे, क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र किया है इसका, एक्सरसाइज प्रॉब्लम में नहीं दिया है, इसलिए मैंने नीट से लिया हुआ है 2-3 क्वेश्चन। रिलेटिव एरर, एरर को कैसे हैंडल करेंगे, देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। पहले थोड़ा सा थियरी देख लीजिए कष्ट करके। मान लीजिए कि एक संख्या है, हाँ इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। अब देखिए, जब आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कितने तरह का एरर हो सकता है। एक तो एरर है, मान लीजिए कि आज एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो जितना भी एरर में जो काइंड ऑफ बाइजनेस आएगा वो एक ही जैसा आएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो उसका सिर थोड़ा झुका करके वो बात करता है, मैं भी थोड़ा सा एक साइड में सिर झुकाता हूं मैं, तो उसका जितना भी पैरेलैक्स का एरर आएगा, रीडिंग लेने में एरर आएगा, वह एक ही टाइप का आएगा। पैरेलैक्स एरर भी आप सर्च कीजिएगा कीवर्ड, अच्छा चीज है वो, ठीक है। मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग थोड़ा ढीला हो गया है, उसका जो रीडिंग का जो निडल है थोड़ा ढीला हो गया है, हर बार जो है वो थोड़ा सा कम रीडिंग लेता है या थोड़ा सा ज्यादा लेता है, तो यह सब जीरो एरर में आता है, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर में आता है, पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर। तो कुछ कुछ एरर्स जो है वह वह
ओनली वन डायरेक्शन में बायस्ड होता है। अभी जो मैंने सारा एग्जांपल लिया, इन एरर्स को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। इसको हटाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसका बीमारी पता है, तो इसका उपचार भी, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो बायस्ड एरर में 3 तरह का एरर आता है। यह सब अभी आपके बुक में है नहीं, जस्ट सुन लीजिए आप कि एक तो है जो मैंने बोला कि सिर झुका के लेते हैं, तो पर्सनल एरर होता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट एरर है, और एक इन्वायरमेंट का एरर होता है। इन्वायरमेंट एरर को इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल और इन्वायरमेंट एरर ही बोलते हैं। चलिए, यह सब बायस्ड एरर है। इसको हटाने के लिए जरा सा आप एक सिंपल एक कोई कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो यह कोई बड़ा इशू नहीं है। एक होता है ग्रॉस एरर। वह क्या है? अब कोई व्यक्ति 6 को 8 पर लिया, ऐसा भी एरर हो सकता है ना। अब इस एरर का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पनिशमेंट करना पड़ेगा। तो इस एरर का कोई उपाय नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको केयरलेस आप रह रहे हैं, तो यह किस में आता है? ग्रॉस एरर में आता है। आपने मीटर के बदले वोल्ट मीटर ले लिया, होता है ना, तो यह सब ग्रॉस एरर में आता है, मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेलरेटर के बदले आपने ब्रेक दबा दिया, ब्रेक के बदले एक्सेलरेटर दबा दिया, क्लच के बदले, मतलब इस सब एरर का कोई उपाय नहीं। आप बस सिंसियर रहिए आप, ठीक है। इसके बाद आता है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि सेम मेजरमेंट, मेरा हाइट आप मेजर करेंगे, पहली बार में कुछ आएगा, दूसरी बार में करेंगे तो थोड़ा सा मिलीमीटर का एरर आ जाएगा। जितनी बार कीजिएगा उतनी बार का यह एरर आएगा। तो इसको रैंडम एरर बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर बोलते हैं, और इस एरर को आप स्टैटिस्टिक्स के मदद से हटा सकते हैं, एवरेज निकाल के ये करके। एरर्स के लिए अब हम एक एग्जांपल देखेंगे पहले, उसके बाद फिर जाकर के क्वालिटेटिव एनालिसिस जरा सा देखेंगे। ज्यादा है नहीं, आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम में तो दिया ही नहीं है, लेकिन अंदर में दिया हुआ है, आपका थियरी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं भी आपको नहीं बताता। नीट में तो पूछा हुआ है, लेकिन उसमें मैं यह भी सोचता हूं, हो सकता है कि पहले सिलेबस में था इसलिए पहले पूछा है, हो सकता है अब नहीं होगा। 3.2 और 4, 2 अभी नहीं करेंगे, पहले 4 करेंगे। यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कब का आया हुआ है? 2020 में आया हुआ है। उसके बाद तो आपका बुक चेंज हो गया है ना। नीट 2020 में आया हुआ है। मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ा ही इसमें आसानी मिलेगा। क्या है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 टाइम का रीडिंग दिया हुआ है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन मैं आपको जिस हिसाब से बताता हूं आप वैसे इमेजिन कीजिए, आपका हो जाएगा। तो 5 संख्या दिया हुआ है, टाइम का संख्या दिया हुआ है, 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और 1.28। 5 संख्या दिया हुआ है। अब इसमें सारा कुछ हम लोग निकालेंगे। यहां पूछा जा रहा है परसेंटेज रिलेटिव एरर। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या है ये सब, एक एक टर्म को आप ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला चीज आप जरूर जानते हैं, मीन या एवरेज, दोनों सेम ही है। हिंदी वालों के लिए औसत। सबको जोड़ लीजिए। आप लोग कैसे निकालते हैं इसको? तुरंत में कैसे निकालिएगा? मेरे पास एक फास्ट मेथड है। क्या कीजिए, इसमें एक मिनिमम कोई एक संख्या ले लीजिए, 1.21 एक ले लीजिए, डिफरेंस देखिए आप, और फिर उसको 1 2 3 4 5 पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर आप मोबाइल पे कर लीजिए। 4 4 3 7 7 6 13 और 7 20, तो हो गया 20, 20 बाय 5, 4 हो गया। 4 जोड़ देता हूं, 1.25 मोबाइल में आप कर लीजिए 1.25, या मीन वैल्यू हो गया। कैसे किया? सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। लेकिन मैं दूसरे ढंग से करता हूं, एरर से निकाल के करता हूं। वह भी किसी दिन आपको सिखा दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, वह भी सिखा दूंगा। बिना मेहनत के ये सब आंसर निकाला जा सकता है। चलिए दूसरा एरर,
एरर कितना है? यह वैल्यू 1.25 माइनस मीन वैल्यू 1.25 कितना आया? 0। इसमें कितना आया? 1.24 माइनस 1.25 माइनस 0.01। इसी प्रकार से एक एक करके खुद से देख लेंगे। यह आ गया आपका एरर। अब आता है एक टर्म एब्सोल्यूट एरर। यह क्या होता है? मोड ऑफ एरर। मतलब इसमें पॉजिटिव डालिए या निगेटिव डालिए, आएगा पॉजिटिव ही। तो जैसे कि इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 0.01। इसका कितना हो जाएगा? पॉजिटिव है तो इतना ही हो जाएगा। इसका 0.04, माइनस को भी प्लस हो जाएगा। अब प्लस तो प्लस ही रहेगा। यह आ गया एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब उसका एवरेज निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग मीन एरर बोलते हैं। कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 3 10, मतलब 10/5 मतलब 0.02। यह हो गया आपका एवरेज एरर। और आपका क्वांटिटी मीन वैल्यू, आपका मीन वैल्यू कितना है? लिखा हुआ है 1.25। रिलेटिव एरर कितना होता है? जीरो 0.02। यह जो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया है 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25, मतलब 2/125। यह क्या है? रिलेटिव एरर है। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 से। वन 1.6% आ रहा है। आंसर में मैच कर लेता हूं इससे। हाँ, ऑप्शन में तो दिया हुआ 1.6, 4 का डी। ठीक है, चलिए। तो आपने देख लिया, एक एक करके समझेंगे। क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका मीन निकाल लिया, फिर एरर निकाल लिया, एरर से एब्सोल्यूट एरर निकाला, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाला, उसके बाद जो एवरेज एरर है उसको मेन क्वांटिटी का जो मीन वैल्यू है दोनों का रेशियो ले लिया, तो यह रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली 100 कर दिया। सेम क्वेश्चन को कॉपी पर लेकर के एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कीजिएगा, समझ में आएगा। यह नीट 2020 का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन यह नहीं है। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। 3 4 3 6 3 2 3 6 करवाना है मुझे और 3 2 करवाना है। मेटल वायर है दिस द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। चलिए, तो आपने यह क्या सीखा? रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, मीन किसको बोलते हैं, यह आपने सीखा। अब सीखेंगे कि अगर किसी दो क्वांटिटी का
एरर दिया हुआ है या मीन एरर दिया हुआ है, मीन एरर दिया हुआ हो या रिलेटिव एरर दिया हुआ हो, तो वो आपस में कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। सिंपल रूल है, जरा सा देखिएगा, सब समझ में आएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा अब नहीं, 5-10 मिनट का होगा शायद, ज्यादा से ज्यादा। कितना टाइम हो गया आप लोगों का? 5 मिनट हुआ है ना? हाँ, 5 से 10 मिनट लूंगा। यह एक ही वीडियो में खत्म हो जाए तो आपको भी इधर उधर एक तरह का चीज एक जगह हो जाने से अच्छा है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी x है जिसमें कि मीन एवरेज एरर उसका डेल्टा x है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए कि आपने गिनती 5 आम किया है और आपसे पूछते हैं कि गारंटी हो कि 5 ही आम था, तो आप बोलते हैं देखिए एक ऊपर नीचे हो सकता है। तो आंसर किस तरह से करेंगे? 5 आम प्लस माइनस 1, हो सकता है 4 आम ही हो सकता है 6 आम हो, ऐसे ही करेंगे ना। तो क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x। अनसर्टेनिटी को इस तरह से, यह अनसर्टेनिटी है, मीन एरर अनसर्टेनिटी है, इसको प्लस माइनस x से करते हैं। मान लीजिए एक और क्वांटिटी है y, उसके साथ भी सेम उसका भी काम है कि अनसर्टेनिटी डेल्टा y है, तो उसको हम लोग y प्लस माइनस डेल्टा y लिख दिए। समझ में आया? अब मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि अगर एक न्यू क्वांटिटी हो z जो कि x प्लस y है, तो मुझे बताइए कि z में कितना अनसर्टेनिटी है। तो आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, विथ अनसर्टेनिटी z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y होगा। अब आपको कंफ्यूजन ये आ रहा है कि डेल्टा x और डेल्टा y को मैं जोड़ूं कि घटाऊं कि क्या करूं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए एक बच्चा बोल रहा है 5 आम था लेकिन एक आम का मुझे श्योर नहीं है कि वो था या नहीं था, 4 है कि 6 है मुझे पता नहीं। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं भी एक जगह गया था आम गिनने के लिए और वहां पर 20 आम था लेकिन मुझे श्योर नहीं हो रहा है कि 20 है कि वो 17 है कि 23 है। 3 आम का गड़बड़ हो रहा है उससे, 3 आम का। तो जब मैं बोलूंगा कि दोनों को ऐड करके 20 आम और 5 आम 25 आम में गड़बड़ी कितना होगा, नेचुरली आप क्या करेंगे कि क्या पता ये इसने भी मैक्सिमम गलती किया होगा, उसने भी मैक्सिमम गलती किया होगा, तो गलती दोनों का मैक्सिमम लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? माइनस का कोई मतलब नहीं है, या तो मैं आपको x प्लस वाई बताऊं या तो x माइनस वाई बताऊं, दोनों ही केस में जो एरर्स है वह आपका हमेशा ऐड होगा। मतलब कि z प्लस माइनस z, अगर z क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो उसका जो यह जो अनसर्टेनिटी है वह हमेशा ऐड होगा। वह हमेशा ऐड होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वह डिफरेंस में कभी नहीं होगा, हमेशा यह ऐड होगा। समझ गए? एक एग्जांपल लेंगे फिर आप सब समझ जाएंगे। तो यह हो गया एडिशन का। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? इसका एडिशन का कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कौन सा 3.0 हाँ 32, यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है ये आपका। अभी 2025 चल रहा है जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 2 क्वांटिटी है या 3 क्वांटिटी दिया हुआ है आपका, 0.4 प्लस माइनस 0.002, यह एक क्वांटिटी है। 0.3
प्लस माइनस 0.001 और 5 प्लस माइनस 5 क्या है, 0.5 होगा, नहीं 5 है, 5 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ और है, क्वेश्चन तो कुछ और है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले वो सीख लेते हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर इस क्वांटिटी को आपको जोड़ने के लिए बोला जाता, अगर जोड़ने के लिए बोला जाता, तो आप जब इसको जोड़ते तो इस क्वांटिटी में कितना एरर होता, तो मेन क्वांटिटी तो जुड़ के हो जाएगा 5.7 प्लस माइनस, यह हमेशा ऐड ही होगा, चाहे जोड़ने बोले घटाने बोले, वो आपका मेन संख्या पर फर्क पड़ेगा, लेकिन एरर, मीन एरर हमेशा ऐड होगा। कितना हो गया, 2 2 4 हाँ 0.023। अगर ये जोड़ने बोला जाता है इस क्वांटिटी को, लेकिन यह बोला नहीं गया है, बोला गया है कुछ और। पहले आप ये जोड़ने के लिए सीख लीजिए, एक एग्जाम्पल मुझे चाहिए था, मैंने इस एग्जाम्पल को बना दिया, इसका आंसर ये है, नोटबुक में नोट कर लीजिए और 2 3 बार खुद से बनाइए। अब ये क्वेश्चन देखेंगे जो आपको नीट में पूछा गया है, पूछा है इन लोगों ने आपको मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। देखिए, जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तो उसका एरर किस तरह से डील करते हैं, जरा सा सीखिए आप। एक्स वाई आपका दिया हुआ है क्वांटिटी विथ अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर एक क्वांटिटी है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और इसको मल्टीप्लाई करना है y प्लस माइनस डेल्टा वाई से, यह आपका क्वांटिटी z है, z प्लस डेल्टा z। मुझे पता यह करना है कि डेल्टा z कितना होगा, z कितना होगा यह तो मुझे पता ही है, z का वैल्यू x इंटू वाई, खत्म। अब डेल्टा z का वैल्यू पता करना है, डेल्टा z। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होता है। डेरिवेशन जरा सा देख लीजिए, जैसे कि z इक्वल टू एक्स वाई क्वांटिटी दिया हुआ है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज लॉग ले लेते हैं, ऑलवेज। आप देखिए क्यों ऐसा करते हैं, आप देखिए, लॉग z इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y, समझ में आया। लॉग एक्स वाई को लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन हो सकता है अभी आपको नहीं आता होगा, तो इस पोर्शन को आप लाइटली देखिए, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको सीरियसली देखना है। तो यहां पर डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। यह डेल्टा जेड क्या है, मीन एरर, डिवाइडेड बाय जेड क्या है, मीन क्वांटिटी, मीन एरर बाय मीन क्वांटिटी, मीन एरर बाय मीन क्वांटिटी, मतलब रिलेटिव एरर is involved in case of multiplication। फ्रेम से बाहर चला गया मल्टीप्लीकेशन, ओके। अगर मैं ये इस बात को समझ गया तो अब उसका आंसर निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, जरा सा क्वेश्चन मैं फिर से देख लूं। क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी मेटल वायर हैज मास। यह मास दिया हुआ है ग्राम में, कहां पर था, रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, और रेडियस mm में दिया हुआ है, रेडियस है, मास है, और लेंथ किस चीज में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया क्या,
लेंथ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। चलिए ठीक है, क्या करेंगे, जो दिया है वही करेंगे, लेंथ। अब मुझे पता करना है कि इसका डेंसिटी मान लीजिए यह 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास m है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वायर जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता है, वॉल्यूम कितना होगा, पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, तो इसका रिलेटिव एरर अब मुझे पता करना है। क्या करेंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बोला था, लॉग लेंगे इसका और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग तो आप ले ही सकते हैं, डिफरेंशिएशन जरा सा आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है। लॉग रो इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग पाई माइनस 2 लॉग r माइनस लॉग h। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, लॉग h शायद फ्रेम से थोड़ा बाहर है, लेकिन समझ लीजिएगा लॉग h वहां लिखा है। क्या है, लॉग m बाय लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग पाई आर स्क्वायर h। अब अगेन ये 3 संख्या का गुना किया हुआ है, तो लॉग पाई प्लस 2 r स्क्वायर, लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m, 2 लॉग r, और यह माइनस में था तो माइनस 2 लॉग r, और यह लॉग h लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग का मैंने बताया था कि 1 बाय रो होता है और डेल्टा रो ऊपर हो जाएगा, तो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m लॉग पाई। लॉग पाई एक कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे, माइनस 2 डेल्टा r बाय r, रेडियस का रिलेटिव एरर, माइनस डेल्टा h बाय h। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला को यूज करना है तो क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला यह दिया हुआ था देखिए, जब भी एरर्स को हैंडल किया जाता है तो कभी भी आपका माइनस नहीं होगा, हमेशा आपको प्लस ही लिखना है। एरर्स जब भी आएगा तो एरर्स हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है, लॉग तक सही है, लेकिन एरर्स में जब आप लिखेंगे तो क्या बताया था मैंने कि प्लस माइनस का जब बात आएगा तो हमेशा गलतियों को हमेशा जोड़ते हैं हम लोग, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है वह लिखते हैं। तो किस तरह से करेंगे आप, अगर एक क्वांटिटी m है, r है, h है, उसके रिलेटिव एरर, जब भी एरर आएगा तो रिलेटिव एरर में आएगा, उसका जो एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स उसको बढ़ा देंगे। जैसे इसका एक्सपोनेंट 1 है तो इसका एक रिलेटिव एरर होगा, r स्क्वायर है 2 बार है तो रिलेटिव एरर 2 होगा, h का पावर 1 है तो रिलेटिव एरर 1 होगा। ये डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों ही केस में यह आपका हमेशा ऐड होगा। तो अब मुझे रिलेटिव एरर पता करना पड़ेगा तीनों क्वांटिटी का, कितना होगा, डेल्टा रो बाय रो कितना होगा, 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4, 0.002 या m का निकाल रहा हूं मैं यहां पर 0.002। जनरली ये सब एडवांस में निकाल लिया जाता है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको देखिए कि यह होता कैसे है, ठीक है। तो यह हो गया प्लस 2 इंटू यह कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5। अब यह हो गया आपका डेल्टा रो बाय रो। अगर मुझे पता करना है इसमें परसेंटेज में पता करना है तो इंटू 100 कर देंगे और इस क्वांटिटी को भी 100 कर देंगे। आपका आंसर यहां पर मांगा गया है परसेंटेज में, इसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जनरली रिलेटिव एरर को परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है। चलिए, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, यह यहां पर चला गया, यहां पर तो 0.5 हो गया, इसमें भी कर लीजिए 0.2 बाय 0.3,
तो मतलब कि 2/3 हो गया, प्लस इसका देख लीजिए 2/5 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो कितना हो गया 0.66, 0.4, 1.06 प्लस 5, 0.5, तो 1.56%। आंसर से मैच कर लेंगे, एक बार मैं मैच कर लेता हूं। समझ गए ना किस किस प्रकार से निकाल रहे हैं, निकालना ऐसा ही है या नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे कहीं से क्वेश्चन मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि यहीं से निकाल लेता हूं। 1.56 मैंने लिखा है, 1.6 इसमें दिया हुआ है, वही आंसर होगा। 2 का आंसर, टॉपिक 3 2 का आंसर में बी है, ठीक है सही है, 1.6 लिखा हुआ है। चलिए तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज सही निकाला हुआ है, ये परसेंटेज एरर हो गया, ओके। तो इस तरीका से यह करते हैं। यह मैंने 3-2, एक और मुझे बताना था 3-6 भी एक बताना है, लास्ट ही बताना है मुझे, लास्ट 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 एक और। टाइम कितना हो गया आपका 1.21, थोड़ा सा टाइम हो गया लेकिन क्या है कि मैं कंप्लीट ही कर देना चाहता हूं आपका। यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, लास्ट यह क्वेश्चन देख लीजिए आप। ओके, यह नीट के 2019 में पूछा हुआ है, एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय, ये z नहीं है, थोड़ा मैं स्पीड में हूं ना तो गलत हो जा रहा है, चलिए 2 है ये, c टू द पावर 1/3 और d टू द पावर 3। पूछ रहा है कि अगर तीनों का परसेंटेज एरर, ए में ए का परसेंटेज एरर दिया 1 2 3 4 दिया हुआ है, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर, ए में रिलेटिव एरर कितना है, रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से मैं करता हूं 1% है, बी का रिलेटिव एरर 2% है, सी का रिलेटिव एरर 3% है और डी का रिलेटिव एरर 4% है। तो x में कितना परसेंट का एरर होगा, डायरेक्टली करना है अब आपको। इसके पहले मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया था, इस बार डायरेक्टली करके देखेंगे। रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन b प्लस 1/3 टाइम्स relative error in C plus 3 times error in relative error in D। इस टर्म को मैं रिलेटिव एरर बोल रहा हूं, है ना, डेल्टा। ओके, तो कितना हो गया 2 इंटू 1, है ना, वहां लिखा हुआ है रिलेटिव एरर 1, 2 इंटू 1 हाफ इंटू 2 1/3 इंटू 3 3 इंटू 4 परसेंट, ये सब कुछ परसेंट में दिया हुआ है आपका। आंसर कितना हो गया 12 2 14 2 16, 16% हो गया। जरा सा मैं आंसर मैच कर लूं, 6 का सी है। चलिए ठीक है, समझ गए किस तरह से निकाला मैंने डायरेक्टली, कैसे इसको डिराइव करेंगे लॉग लेकर के, वह भी आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो वह भी आ जाएगा। यह अंडरस्टैंडिंग का चीज है, उसमें ज्यादा मजा है, डायरेक्ट आंसर में उतना मजा नहीं है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे
और उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह, बहुत ही मजेदार है। और इसमें मैं पहले बता दूं कि वर्नियर कैलिपर्स में निगेटिव जीरो एरर मैंने इंटरनेट पे कहीं सही देखा ही नहीं। आप एक बार सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नहीं सर ये आप गलत बोल रहे हैं। निगेटिव जीरो एरर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट लोग मिस कर रहे हैं, और हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, आप देखिएगा कि कितना लॉजिकली वो करेक्ट है। पूरी दुनिया आकर के बोले कि गलत है तो भी मैं नहीं मानूंगा। आप देखिएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।